उस काली रात को याद करते हुए कुशल जी वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। उनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। अब तो उनकी आंखों से आंसू निकलना भी बंद हो गए थे, जैसे वो आंसू उन आग की लपटों की तपिश से ही सूख गए हों। अब आगे जयपुर एयरपोर्ट। अभिमन्यु अब तक एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। वो किसी राजा की तरह चलता हुआ अंदर वीआईपी एरिया में जा रहा था। उसके बॉडीगार्ड्स भी उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। जो भी अभिमन्यु को देखता वो सर झुकाकर प्रणाम करता। करे भी क्यों नहीं, अभिमन्यु राजस्थान का हुकुम सा जो है। राजस्थान में उसे हर कोई बहुत अच्छे से पहचानता है। उसने इतना बड़ा बिजनेस संभालने के बाद भी राजस्थान को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। लोगों की हर परेशानी का निवारण पहले करना अभिमन्यु अपना कर्तव्य मानता है। अभिमन्यु वीआईपी लॉन्च से होते हुए अपने प्राइवेट प्लेन के पास पहुंचता है। राघव भी उसके पीछे ही था। अभिमन्यु प्लेन के अंदर जाकर अपनी सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाता है। तभी एक बॉडीगार्ड आकर अभिमन्यु को इन्फॉर्म करता है कि अब प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। अभिमन्यु भी अपना सर हिला देता है। वो प्लेन अंदर से बहुत शानदार था। बैठने के लिए आरामदायक नर्म सोफे थे। पीछे बना एक कमरा जिसमें किसी 7 स्टार होटल के जैसी सुविधा थी। प्लेन में बहुत से सेफ्टी इक्विपमेंट थे जो मुसीबत के वक्त काम आ सकते थे। प्लेन टेक ऑफ होता है। अभिमन्यु अपनी सीट पर बैठा बस खिड़की के बाहर देख रहा था। अभिमन्यु वैसे ही बाहर देखते हुए राघव को पुकारता है, राघव। अपने बॉस की पुकार सुकर राघव, जो उसके बगल में बैठा हुआ था, वो उसकी तरफ रुख करते हुए बड़े अदब से कहता है, यस बॉस। तुम्हें क्या लगता है बंजारों को धमकाने वाला इंसान और इंदौर के वर्कर्स को भड़काने वाला इंसान क्या एक हो सकता है? अभिमन्यु का सवाल सुनकर राघव उसे देखते हुए ही कहता है, कुछ कह नहीं सकते बॉस, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। अभिमन्यु आगे कहता है, लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा गट फीलिंग आ रही है कि ये दोनों इंसान एक ही हैं और ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है ताकि हमें इंदौर बुलाया जा सके। अभिमन्यु की बात सुनकर राघव हैरान और कंफ्यूज दोनों था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर ये दोनों एक है तो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या इसके पीछे उसका कोई मकसद है या बॉस को बस वहम हो रहा है? अभिमन्यु जैसे राघव के मन में चल रही बातों को भांप लेता है। वो आंखें बंद करते हुए अपना सर सीट पर टिकाए बड़े रिलैक्स अंदाज में कहता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ रघु, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। अभिमन्यु की बात सुनकर राघव चिढ़ते हुए कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे रघु मत बोला करो, माली काका वाली फीलिंग आती है। अभिमन्यु उसके चिढ़ने पर हल्का मुस्कुराकर कहता है, और हमने भी तुमसे कितनी बार कहा है हमें अकेले में बॉस मत कहा करो। तुम हमारे दोस्त हो, जैसे हमारे लिए दीप और बाकी भाई है वैसे ही तुम भी हो, मगर तुम्हें जैसे हमारी बातें समझ ही नहीं आती। हम तो तुम्हें सबके सामने भी खुद को बॉस कहने से मना करते हैं, मगर तुम हमारी सुनते कहाँ हो। अभिमन्यु की बात सुनकर राघव नम आंखों से कहता है, मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है मैं दुनिया की नज़रों में तुम्हारे दोस्त या भाई बनकर सामने नहीं आना चाहता। इससे मैं तुम्हारी कमजोरी बन जाऊंगा, मगर मुझे तुम्हारी ताकत बनना है ताकि मैं हर कदम पर तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा रह सकूं। राघव की बात सुनकर अभिमन्यु उसे अपने गले लगा लेता है। राघव अपने हाथ अभिमन्यु की पीठ पर रखते हुए रुंधे गले से कहता है, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे लिए कितना किया है। मुझ जैसे सड़क पर भटक रहे बच्चे को, जिसका कोई नहीं था, जिसे खुद नहीं पता उसके माँ बाप कौन है, उसे तुमने सहारा दिया, अपने घर में एक दोस्त की तरह रखा और भाई की तरह प्यार दिया। तुम्हारे परिवार ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर मेरे रहते तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ एक आंसू की बूंद उसके आंखों से लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु उसके पीठ को सहलाने लगता है, जैसे उसे हौसला दे रहा हो। राघव उससे अलग होकर फिर से अपने पहले वाले अवतार में आकार अभिमन्यु को अकड़ दिखाते हुए कहता है, देखना एक दिन तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर कहता है, और वो क्यों? राघव अपने कांधे उचकाते हुए, वो तो मुझे भी नहीं पता, और अपने दांत दिखा देता है। अभिमन्यु उसे एक नज़र देखे बिना कुछ कहे फिर से खिड़की के बाहर देखने लगता है। अभिमन्यु का ऐसा फीका रिएक्शन देख राघव चिढ़ते हुए कहता है, तुम नहीं सुधर सकते ना, मैं यहाँ तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ऐसा ठंडा रिएक्शन दे रहे हो। अभिमन्यु वैसे ही खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, कोशिश बेकार है। राघव कहता है, और अगर मैं कहूँ कि एक दिन तुम जरूर हंसोगे तो?
उसकी बात सुनकर अभिमन्यु उसकी तरफ अपनी सूनी नजरों से देखता है, जैसे पूछ रहा हो कैसे। राघव एक शरारती मुस्कान देते हुए, अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम हंसोगा भी जरूर और दिन भर बकबक भी करोगे। उसकी वो शरारत भरी मुस्कान और उसकी बातें सुनाकर अभिमन्यु उसे घूर कर देखता है। अभिमन्यु को ऐसे खुद को घूरते हुए देखकर राघव अपनी मुस्कान और बड़ी करते हुए कहता है, क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सच ही तो कह रहा हूँ, जब मेरी भाभी से आएंगी तो देखना, मैं तो हमेशा उनकी ही टीम में रहूंगा और तुम्हें खूब परेशान करूंगा। और जब तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे ना तो उनके साथ खूब मस्ती करूंगा और तुम्हें चिढ़ाऊंगा, उन्हें अपने कंधे पर बैठा के घुमाने ले जाऊंगा। राघव अपने ही ख्यालों में बड़ी सी मुस्कान लिए अभी भी बस बोले ही जा रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अभिमन्यु उसे कब से घूर रहा है। राघव अब भी अपने ख्याल बुनने में लगा ही हुआ था कि उसे अभिमन्यु की आवाज़ आती है तो कहता है, और कैसे रहे अगर हम तब तक के लिए तुम्हें आइलैंड पर भेज दे तो? राघव भी अपने उसी मस्त अंदाज में कहता है, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं राजवीर भाई साहब को बता दूंगा। इस बार चिढ़ने की बारी अभिमन्यु की थी, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन ना दिखाते हुए खिड़की से बाहर देखने लगता है। अभिमन्यु की ऐसी हालत देखकर राघव को बड़ा मजा आ रहा था, मगर इस बार वो थोड़ा सीरियस हुए। कहता है, मुझे ना बहुत ही ज्यादा गट फीलिंग आ रही है कि इस बार तुम्हारा इंदौर जाना जरूर कुछ बड़ा करेगा, जिससे तुम्हारी लाइफ में भी खुशियों की दस्तक जरूर होगी। राघव की बात सुनकर अभिमन्यु बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। इंदौर, शर्मा सदन। आराधना जी और कुशल जी अब तक खुद को संभाल चुके थे। कुशल जी कुछ सोचते हुए आराधना जी से कहते हैं, आराधना जी, हमें नहीं पता आखिर हमारा ये दुश्मन कौन है जो इतने सालों से हमारे पीछे पड़ा है। उसने तो हमारे पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। हमें समझ ही नहीं आ रहा आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई जिसकी सजा हमारे पूरे परिवार को मिली, और अब उस शख्स ने हमें फिर से ढूंढ लिया है। इस बार हम किसी को नहीं खो सकते, पहले ही हम अपने एक बच्चे को खो चुके हैं। इतना बोलते हुए उनकी आंखें नम हो चुकी थीं। हमने फैसला कर लिया है, हम बच्चों को कहीं दूर भेज देंगे जहां उस दरिंदे की नज़र फिर से हमारे बच्चों पर न पड़े। फिर आराधना जी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, और आपको भी हम किसी सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे। उनकी बात सुनकर आराधना जी झट से अपना हाथ खींचकर उन्हें नाराज़गी भरी आवाज़ में कहती हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमने आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई है, हम आपको कैसे इस तरह अकेले छोड़ देंगे? अभी कुशल जी आराधना जी को समझाने के लिए कुछ बोलते उसके पहले ही उन्हें दरवाजे के पास से आवाज़ आती है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी। आराधना जी और कुशल जी एक साथ दरवाजे पर देखते हैं, जहां एक नकाबपोश आदमी अपने जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ था। उसके आसपास और भी लोग थे जिनके पास कई सारे हथियार थे। उन लोगों को देखकर कुशल जी की आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। आराधना जी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। वो उन लोगों की तरफ बढ़कर कुछ कहती, उसके पहले कुशल जी उनका हाथ पकड़कर अपने पीछे कर लेते हैं। आराधना जी महसूस कर सकती थीं कि कुशल जी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी चुपचाप कुशल जी के पीछे खड़ी रहती हैं। कुशाल जी अपने डर को काबू करते हुए उस नकाबपोश से पूछते हैं, कौन हो तुम और यह इस तरह आने का क्या मतलब है? उनकी बात सुनकर वो नकाबपोश जोर से हंसने लगता है। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर कुशल जी गुस्से से कहते हैं, हमने पूछा कौन हो तुम? नकाबपोश अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ उधम प्रताप सिंह? क्या तुमने हमें पहचान नहीं? नकाबपोश की बात सुनकर कुशल जी गुस्से से कहते हैं, कौन उधम प्रताप सिंह? हमारा नाम कुशल शर्मा है। शायद वो इस वक्त खुद की ही पहचान से भाग रहे थे। नकाबपोश अपनी आंखों में बेहद नफरत लिए कुशल जी को देखकर अपने दांत किटकिटाते हुए कहता है, तुम भले भूल गए हो मगर हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते उधम, कभी नहीं। नकाबपोश की बात सुनकर कुशल फिर से उसे देखने लगते हैं। वो अपनी जिस पहचान को कभी सामने नहीं आने देना चाहते थे वो फिर से बाहर आ गई थी। कुशल जी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहते हैं, कौन हो तुम और के क्या चाहते हो हमसे? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? कुशाल जी की बात सुनकर नकाबपोश कहता है, हाँ, अब की ना तुमने मुद्दे की बात। तुम्हारा पहला सवाल मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं वो जिसका तुमने बहुत कुछ छीना है। मैं वो हूँ जिसका अस्तित्व सिर्फ तुम्हारी वजह से ख़त्म हो गया। जिंदा होने के बाद भी लोगों को लगता है मैं मर चुका हूँ। और अब तुम्हारा दूसरा सवाल कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। इतना कहकर वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहता है, तो मुझे तुम्हारी जान चाहिए, ऊधम प्रताप सिंह की बर्बादी चाहिए। बोलो, दोगे मुझे अपनी जान?
कुशल जी अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि शायद उन्हें याद आ जाए कि उन्होंने ऐसा कब किया था, मगर उन्हें कुछ याद नहीं आता। वो चिल्लाते हुए नकाबपोश से कहते हैं, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, हमने ऐसा कभी नहीं किया, हम किसी को मार नहीं सकते। उनके तर्क को सुनकर नकाबपोश अपने दांत कचकचाते हुए कहता है, किया तो तुम्हारे बहुत कुछ है ऊधम, और मैं उसका हिसाब लेने आया हूँ, जिसके बदले मुझे बस तुम्हारी जान चाहिए, तुम्हारी बर्बादी चाहिए। इतना कहकर वो अपने आदमी की तरफ इशारा करता है जो उसके बगल में खड़ा था। अपने बॉस का हुक्म पाकर वो आदमी तुरंत कुशल जी पर गोली चलाता है, मगर साइलेंसर लगे रहने की वजह से गन शॉट की आवाज़ नहीं आती। गोली सीधे कुशल जी के दिल में लगी थी, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। अपने पति की ये हाल देख आराधना जी बौखला जाती है। वो कुशल जी का नाम चिल्लाते हुए ज़मीन पर बैठ उन्हें जगाने की कोशिश करना लगती है कि शायद वो अभी उठ जाएं, मगर कुशल जी भी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। आराधना जी उनके पास बैठ फूट फूट कर रोने लगती हैं। एक ही दिन में आखिर ये क्या हो गया। सुबह तक तो उनका परिवार कितना हंसता खेलता था, मगर अब जैसे फिर से सब कुछ खत्म हो गया था। आराधना जी यहाँ बैठी कुशल जी को देख बस रो ही जा रही थी, मगर वो नकाबपोश उन्हें देखकर हंस रहा था, जैसे कुशल जी को यूं बेजान देख उसके दिल को ठंडक मिल गई हो। वो धीरे धीरे चलते हुए आराधना जी के करीब आ अपने घुटने मोड़ पैरों की उंगलियों के बल बैठते हुए उन्हें बेचारी नज़रों से देख अफसोस जताते हुए अपने मुंह पर हाथ रख आंखें बड़ी करते हुए कहता है, छू छू छू, भाभी सा, ये तो मर गया, अब आपका क्या होगा, आपके बच्चे का क्या होगा। इतना कहकर वो ठहाके मार हंसने लगता है, पर आराधना जी जैसे कोई सुध ही नहीं थी। वो बस कुशल जी के पास बैठे उन्हें एकटक देखे जा रही थी। उन्हें कोई रिएक्शन न देते हुए देखकर नकाबपोश फिर से अपने आदमी को इशारा करता, जिससे एक गोली आकर सीधा आराधना जी के सिर के बीच लगती है। आराधना जी वैसे बैठे बैठे ही कुशल जी के मृत शरीर पर गिर जाती हैं। उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। नकाबपोश उनकी आंखें बंद करते हुए कहता है, रेस्ट इन पीस मेरे प्यारे दुश्मन और भाभी सा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी एक आदमी पीछे से आ नकाबपोश को देखते हुए कहता है, हुकुम हुकुम सा इंदौर के लिए निकल गए से। आदमी की बात सुनकर वो नकाबपोश कहता है, तो देर किस बात की, आगे का प्लान एग्जीक्यूट करो, उस लड़की का क्या हुआ। नकाबपोश का सवाल सुनकर वो आदमी कहता है, हुकुम मन ने जाल बिछा दी उसे, बस चिड़िया के फंसने का इंतजार से। आदमी की बात सुन नकाबपोश एक नज़र कुशल जी को देख खड़ा हो अपने हाथ आगे कर देता है। वो आदमी जल्दी से एक गन उसे थमा देता है। गन मिलते ही नकाबपोश एक साथ कई गोलियां कुशल जी के सीने में उतार देता है, जैसे उनके मरने के बाद भी उन्हें सज़ा दे रहा हो, मगर किस बात की, ये तो शायद भगवान ही जानते हैं। कुशल जी और आराधना जी तो अपनी गलती जाने बिना ही इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके थे। नकाबपोश जा चुका था, पीछे रह गए तो बस कुशल जी और आराधना जी का बेजान जिस्म। क्या होगा आगे? कौन था वो नकाबपोश? क्या थी कुशल जी उर्फ ऊधम की गलती, जिसकी कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? अब कौन सा जाल बिछा रहा है नकाबपोश? किस लड़की की बात कर रहा था वो? जाने के लिए सुनते रहिए एक अजनबी मोहब्बत सिर्फ एहसास पर।